आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। पहले तो मैं जिक्र करूँगा जो बाइडेन जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक अपना छोटा सा लेटर जारी किया है, जिसमें उनका मैनिफेस्टो है मुस्लिम वोटर्स के लिए कि जो ट्रम्प साहब ने इमिग्रेशन पे पाबंदियाँ आयद की हैं वो सब ख़त्म की जाएंगी और उसे मेक श्योर किया जाएगा कि कोई आने वाली हुकूमत उसे दोबारा कभी रिवाइज ना कर सके। सेकंड, उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में एक एम्बेसडर वो मुकर्रर करेंगे जो ब्रिज बनेंगे मुस्लिम कम्युनिटीज़, इस्लामिक वर्ल्ड और यूएस गवर्नमेंट के दरमियान, जो एक इंतहाई बड़ा कदम है मेरे ख्याल में। फ़लस्तीन इसराइल के हवाले से जो दो रियासती नज़रिया है उसे प्रमोट किया है कि कोशिश करेंगे कि वो इन दोनों के दरमियान पैचअप करा के इस दोनों रियासतों के लिए काम कर सकें। देखें, जो बाइडेन जो है उनका बज़ाहिर जो नंबर है वो तो बहुत हाई है कि मोर देन 15% हो गया है, कि 51% जो है जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनके हक़ में हैं और 35% मिस्टर ट्रम्प के हक़ में हैं। और प्रेडिक्शंस ये हैं कि जो दिन आगे बढ़ेंगे ट्रम्प हो सकता है पहली बार तारीख़ में अंडर 30% चले जाएँ रजिस्टर्ड वोटर की लाइकिंग में। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, मैं बहुत जल्दी बयान कर देता हूँ कि जॉन बोल्टन और जे सेशन और इस तरह के बहुत से लोग जो साउथ में एविंजिंकल जिन्हें कहा जाता है बाइबल स्टेट का जो वोटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते थे, उनके रहनुमा थे, उनके लीडर्स तस्वुर होते थे। देखें, मिस्टर ट्रम्प का जो है कोई अपना वोट बैंक नहीं था, वो तो अपने एक मैनिफेस्टो पे जो बहुत ही एक्सट्रीम था उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से अट्रैक्ट किया था। और जो हार्ड को रिपब्लिकन्स थे या जो बाइबल बेल्ट को रिप्रेजेंट करते थे वो उनके साथ आकर मिल गए थे, जिन्हें मिस्टर ट्रम्प ने एक एक करके निकाल दिया। तो अब साउथ में भी उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी लहर है, ख़ासकर देखें जो उनका एजेंडा था कि इकॉनमी को बेटर करेंगे, इकॉनमी तो ख़त्म हो गई, कोरोना को उन्होंने जिस तरह मिस हैंडल किया और साथ में जो हार्ड कोर लोग थे उन्हें निकाल दिया जो उनके वोटर्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो उनके ख़िलाफ़ बड़ी बगावत है। और सबसे अहम बात यह है कि रिपब्लिकन भी उनसे अब अवे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि तारीख़ में पहली बार ऐसा शायद हो सकता है कि दोनों हाउसेज में, सेनेट में और कांग्रेस में डेमोक्रेट जो है ना बालादस्त हो जाए। तो खैर ये स्पेकुलेशंस हैं सारी, वक्त के साथ पता चलेगा कि हतमी फ़ैसला क्या आता है। अब मैं आता हूँ खान साहब की कल कौमी असम्बली में तकरीर, जो बड़ी आइडियलिस्टिक, बड़ी रोमांटिक और बड़ी दिल को छू लेने वाली थी कि उनके सारे इल्ज़ामात दुरुस्त थे। मैं ये समझता हूँ कि इदारे तबाह हुए, मगर ये कहना कि गुज़िश्ता 10 साल में हुए, नॉट ट्रू। फ़ौजी डिक्टेटरों ने इसका आगाज़ किया, ख़ासकर ज़ियाउल हक़ के दौर में इसका आगाज़ हुआ और जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में इसे पीक पर पहुंचाया गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोग ये कहते थे कि PIA में या दूसरे सरकारी इदारों में नौकरी देना जुर्म है, तो मैं ये जुर्म करता रहूँगा। फिल्मी डायलॉग कि नमाज़ पढ़ना मेरा फ़र्ज़ है और चोरी करना मेरा पेशा, कि वो PIA जिसके एक जहाज़ पर जो इंटरनेशनल लॉज कहते हैं कि एक जहाज़ पे 23 लोग काम करते हैं, मगर हमारे मुल्क में 700 लोग काम कर रहे थे, तो यही अंजाम होना था। साथ में जो उन्होंने डेटा पेश किया कि $4,000 हमने टैक्स से जमा किए, $2,000 हमने कर्ज़ में अदा कर दिए और पिछली हुकूमतों का किया दरा हम भुगत रहे थे। बज़ाहिर बहुत बिल्कुल सही बातें हैं ये, जिससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता, मगर इसके साइड में अगर खान साहब के 2 साल देखें तो हंसी ही आती है। खान साहब जब ये कह रहे थे कि 2,000 तो हमने सूद में अदा कर दिए, कर्ज़ में अदा कर दिए, 2,000 अरब डॉलर जो रुपए जो हैं, और 4,000 हमने वसूल किए, तो उसी वक्त खबर पापअप हो रही थी कि वर्ल्ड बैंक ने $50 करोड़ का नया कर्जा मंजूर कर लिया है। उससे 4 घंटे पहले खबर आ रही थी
کہ چائنا نے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر نیا قرضہ دیا ہے، تو ان سارے قرضوں کو دیکھیں تو خان صاحب کوئی 1700-1800 ارب روپے کے قرضے 2 سال میں لے چکے. تو خان صاحب یہ بتائیں گے کہ اب جو سود جائے گا یا قرض کی قسط جایا کرے گی وہ کتنی ہوگی، اور اس کا ریپرکشن کیا ہوں گے، اس کا امپیکٹ عوام پہ کیا پڑے گا. اب میں اس پہ بنی جاتا ہے مہنگائی پہ، ساری دوسری چیزوں پہ، مگر خان صاحب جو ہے نا بہت ہی جس لاپرواہی سے، جس بے فکری سے تقریر کرتے، جس طرح انہوں نے سرور خان کو تعریف کی پی آئی اے کے حوالے سے، پی آئی اے کو جو انہوں نے بیان کیا پائلٹوں کے حوالے سے جو کہانی اسٹوری آئی ہے، اس کا آج امپیکٹ جو آیا ہے وہ بہت خوفناک ہے. آپ کہنے والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں نے ہی خبر دی تھی کہ انٹرنیشنل جو ایویشن سوسائٹی ہے، تنظیم ہے، آرگنائزیشن اکاؤ، وہ غور کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ پی آئی اے کی پابندی لگا دی جائے. تو پہلے مرحلے میں یورپی یونین اور برطانیہ نے وہ پابندی عائد کر دی. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے تو جو میڈیا پہ خبریں ہیں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پروفیشنل پرنٹ میڈیا پہ، وہ تو اتنی ہے کہ پابندیاں عائد کر دیں. وہ 5 صفحے کا ڈائریکٹیو لیٹر ہے جو یورپی یونین نے جاری کیا ہے، میں نے ابھی وہی دیکھا ہے، برطانیہ کا نہیں دیکھا ہے. اس میں انہوں نے یورپی یونین نے ان کی پی آئی اے کی 2016 سے لے کر 2019 تک کی وائلیشنز گنوائی ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے ڈس اوبے کیا. پھر انہوں نے ماشاءاللہ سے سرور خان صاحب کا جو پارلیمنٹ میں پی آئی اے کے پائلٹس کے حوالے سے تقریر ہے اسے بھی کوٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ آپ ایک انتہائی ڈینجر ایئر لائن ہے جو انسانیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے. اب ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پر اپیل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسے مزید ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو مجھے لگتا ہے ایکسٹینڈ ہوگا، کیونکہ جس طرح سے خان صاحب اور ان کے وزیر نے پی آئی اے کا مذاق اڑایا ہے اور پی آئی اے کو خود خطرناک قرار دیا ہے، تو جو کچھ بھی ہو اب انٹرنیشنل کمیونٹی میں میرے خیال میں تو کم ہے. خان صاحب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ خان صاحب ساری باتیں بڑی سادگی اور بڑی معصومیت اور بڑی لاپرواہی سے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کرکٹ ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ مطلب کیا کہتے ہیں اسے، مطلق العنان ہے، جو وہ کہیں گے ویسا ہوتا رہے گا. مطلب مصلحت نان، کیونکہ انہوں نے سیکھی ہی نہیں. اس کے بعد کرکٹ کے بعد انہوں نے جو زندگی کے باقی 25-30 سال گزارے وہ بھی اپنے اراؤنڈ میں یس سر یس مین لوگ دیکھے. میں نے بہت پہلے سے میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ان کے گرد جتنے لوگ ہیں وہ سہولت کار رہے ہیں، ان کے جو ان کی ذاتی ضروریات اور نجی ضروریات کو پورا کرتے رہے ہیں. اور جو وہ لوگ ہیں ایوریج لائف میں جنہوں نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا تھا، کسی کے پاس پیسہ تھا تو کسی کے پاس صرف شوق تھا، ایمبیشنز تھا، وہ خان صاحب کے قریب رہنے کو ہی ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے. وہی لوگ ہیں مثال کے طور پہ علی زیدی ابھی اسمبلی میں ہی کل کہہ رہے تھے خان صاحب کی تقریر سے پہلے کہ میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا خان صاحب کے نقش قدم پہ چلے اور ان جیسا بنے. تو خان صاحب کے اگر کارنامے میں گنواؤں جو صرف اس امریکہ میں ہیں تو علی زیدی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. مگر میں نہیں دہراؤں گا کہ وہ ذاتیات ہیں، اور خان صاحب جانے، اللہ جانے، اور وہ لوگ جانے جو اس کے گواہ ہیں، جو بیان کرتے ہیں. تو خان صاحب کو ایک بات سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ خراب ہو چکا ہے، سارے ادارے ٹوٹ چکے ہیں، مگر خان صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ان اداروں کو توڑنے میں کس کا ہاتھ ہے. اسٹیل مل ضیاء الحق کے دور سے دیکھیں تو خان صاحب یہ بتائیں کہ اس میں کتنے دفعہ فوجی جنرل آ چکے ہیں، کتنے سیاسی لوگ اب تک آ چکے ہیں، اور کس نے اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا. پی آئی اے میں، سول ایویشن میں، کسٹم میں اور عدالتوں میں کیا ہوتا رہا ہے یا اب تک کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، جب تک ملک میں ایکول رائٹس نہیں ہوں گے، انصاف نہیں ہوگا، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، جب عدالتوں کو یہ حکم ہو کہ آج فلانی ہیرنگ سننی ہے، آج فلانی کی نہیں سننی ہے، اس کو بھگا دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، یہ عدالتیں ہیں. یا پولیس کا جو ادارہ ہے وہ پولیس کا ادارہ ہے، وہ کسی ریاست کے عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جو اسٹاک ایکسچینج کراچی میں ہوا، کیا سب پولیس والوں نے اور پرائیویٹ گارڈ نے، پاکستانی میڈیا نے بھی ثابت کر دیا بغیر کچھ کہے، بغیر تنقید کیے
मगर जिस तरह से डीजी रेंजर आकर बैठ गए, मैंने कल भी बयान किया था, और उसे कैप्चर करने की कोशिश की, तो उससे लगता है कि कोई उस मुल्क में इक्वलिटी है, या आम आदमी की कोई आवाज़ है, या इस हुकूमत की कोई आवाज़ है। तो देखें, इन सारी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। खान साहब के पास अब भी वक्त है, मैं समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि एक चलती हुई एक हुकूमत को, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को कोई साजिश करके गिराया जाए। और ये भी दुरुस्त है कि कोई अल्टरनेटिव भी बज़ाहिर नहीं नज़र आता, मगर ये मुमकिन नहीं है कि मुझसे ये दुनिया कायम है, मैं ज़िंदा हूँ तो ये दुनिया चलेगी, मैं चला जाऊँगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कब्रिस्तान भरे हुए हैं। साहब जाके देखिए कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे दावेदार, कैसे कैसे तन्नास मुतकब्बर लोग क्या क्या कहते थे, आज 2.5 गज में पड़े सो रहे हैं। कोई फाता पढ़ने भी नहीं जाता। उन खबरों पे पानी डालने वाला भी अब कोई नहीं रहा। तारीख का हिस्सा बन गए। मैं और आप भी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, तो ग्रीवेंसेस बढ़ाने के बजाय, दुश्मनियाँ ग्रो करने के बजाय, अगर आप खामोशी से अपना काम करते, या अब भी कर लें, आप जितना जब आते हैं, आप अपोजिशन का तो काम ही होता है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है, मगर हुकूमतें सीना बड़ा करती हैं। वो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगा के, माजी को रो के, पीट के, और साथ में वही सारे काम करके आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। बिलाशुबा आपके चाहने वाले आपको बहुत चाहते हैं, और शायद उनका इतना शऊर भी नहीं है, और शायद वो नफ़रतों में इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो आपकी हर बात पे आमन्ना सदकना करते हैं। मगर इसके रिपरकशन सामने आना शुरू हो गए हैं। PIA के साथ जो हो रहा है, मैं तो समझता हूँ PIA अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने बंद कर दिया PIA। अब यहाँ तो ऑलरेडी बंद है। इन वाक़यात के बाद तो नहीं खुलती नज़र आती। बरतानिया में बंद हो गई। और आप दिलचस्प बात देखें कि पूरी दुनिया के पैसेंजर अपने मुल्कों में लौट कर आ रहे हैं बग़ैर किसी कोरोना टेस्ट के। आपने एयरलाइनों को इजाज़त दी कि वो आपके मुल्क से पैसेंजर ले जाएं। एक तो उसमें हिमाकत देखिए कि आप एयरलाइन से कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से आकर पैसेंजर लाने की तो इजाज़त है, ले जाने की तो इजाज़त है, मगर छोड़ कर जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब दुनिया बहुत पागल हो रही है ना आपके लोगों को ले जाने के लिए। फिर साथ में आप कहते हैं सयाहत हमने खोल दी। आपके यहाँ पहले क्या सयाहत थी? जो आपके यहाँ माहौल है कोरोना का, उसमें या सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो एडवाइजरी है बरतानिया की, ट्रैवल एडवाइजरी जो अमेरिका की, उसकी रोशनी में आप समझते हैं कि लोग आएंगे। आप अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बाहर से लोग नहीं आते। आपका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो सारे इदारे ख़त्म कर रहा है। अब जो आपने एयरलाइन खोली भी हैं, वो कहती हैं कि पाकिस्तान से उन मुसाफिरों को ले जाएंगे जो कोरोना टेस्ट दिखाएंगे। क्योंकि जब आप अपने शहरियों से मांगते थे, या आपने पहला ये ऐलान किया आपके वज़ीर हवाबाजी ने कि हम उनको लेकर आएंगे जो कोरोना टेस्ट पेश करेंगे, तो आज वो एयरलाइनें दूसरी गैर मुल्की वो भी यही कह रही हैं कि आप कोरोना टेस्ट दिखाएंगे तो आप हमारे जहाज़ में बैठ सकेंगे। तो खान साहब, अपने रवैये पर गौर कीजिए। हमें आपकी नीयत पे शुबा नहीं है, हमें आपकी लापरवाही से खौफ आता है, आपकी सादगी से खौफ आता है। मसलहत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और मसलहत इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ना होती तो सुलह हुदैबिया ना होती। तो क्या आपने सुना है खान साहब कि एक ट्रेंड फ़ौजी सामने के अनट्रेंड फ़ौजियों को, जो सिविलियन आबादी हो या उनसे मुकाबला फ़ौजी से करने आए, तो वो 1 लाख को मार सकता है। और एक स्नाइपर, एक ट्रेंड स्नाइपर जो है, वो पूरा एक शहर उड़ा सकता है। तो आपकी लापरवाही, आपकी जहनी जो कैफियत है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपने से क्रिकेट टीम बनाया हुआ है। खुदा के लिए कि एक एटमी मुल्क है, प्लीज़ इस पर गौर कीजिए, इसके बारे में सोचिए, इसके साथ इतना जुल्म ना कीजिए कि आप सब कुछ वही कर रहे हैं जो पीछे जाने वाले करते रहे, बल्कि उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। वो कहीं मसलियत से तो काम लेते थे, अब तो वो भी नहीं ले रहे। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी।